चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं AS10 दैट इज द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखिए सबसे पहले AS10 के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर यूज, प्रोड्यूसिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स या फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। मतलब कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आप खरीद रहे हैं जिसका मकसद या तो गुड्स प्रोड्यूस करना या सर्विस प्रोवाइड करना या उसे किराए पे देना या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए यूज करना भी है, तो उसे PPE की कैटेगरी में रखा जाएगा। बट AS10 में क्या चीजें कवर अप नहीं होती। कोई भी बायोलॉजिकल असेट लाइक कोई भी लिविंग एनिमल या प्लांट हो गया, जितने भी वेस्टिंग असेट्स हैं लाइक मिनरल राइट्स, एक्सपेंडिचर ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस, इस पे AS10 नहीं लगता। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लिए कोई भी AS हमारे पास नहीं है राइट नाउ कि मिनरल राइट्स हो गया या एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस है, उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। इसकी अकाउंटिंग जो है जो भी इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से की जाती है। या नेक्स्ट है आपका फाइनेंस लीज, जिसके ऊपर हमारा AS19 लगता है। तो इन तीन केसेस में आपका AS10 एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बियरर प्लांट्स हैं वो AS10 के हिसाब से आते हैं। सर बियरर प्लांट्स क्या होते हैं? इज अ प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो बेसिकली ऐसे प्लांट हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सर मतलब देखो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जो आपका कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री जो है वो एक बियरर प्लांट है। क्यों? क्योंकि उससे आपको कोकोनट वाटर का जो टेंडर है वो मिलता है। यस और नो? तो सर ऐसे तो हर प्लांट से कोई भी फ्रूट मिलता है या कोई भी सब्जी मिलती है, कुछ भी मिलता है, तो वो बियरर प्लांट हो गया? नहीं। देखो क्या लिखा है, बियरर प्लांट इज अ प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। द लाइफ ऑफ द प्लांट और ट्री इज मोर देन 12 मंथ्स। बट उस प्लांट की या ट्री की जो लाइफ है वो 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। ये कंडीशन की वजह से हर प्लांट या ट्री बियरर प्लांट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में कोकोनट ट्री जो है वो एक बियरर प्लांट है क्योंकि उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है। सेम वे मैंगो ट्री जो है, जो आम का पेड़ होता है, वो भी काफी सालों तक चलता है। ठीक है, तो मैंगो ट्री जो है वो भी एक बियरर प्लांट है, लेकिन उस पे जो मैंगो लगता है वो बियरर प्लांट नहीं है। ऐसे ही कोकोनट ट्री जो है वो बियरर प्लांट है, लेकिन उस पे जो कोकोनट वाटर लग रहा है, बेसिकली कोकोनट वाटर कह रहा हूँ, उसका जो कोकून है पूरा का पूरा टेंडर है, वो AS10 में नहीं आता। लेकिन कोकोनट ट्री जो है वो AS10 का पार्ट है। समझ में आई बात? However, mangoes grown in a tree is a produce of bitter plant and is not covered under AS10. Further, wheat और rice crop, जो wheat और rice crop होती है, the plant is not a bitter plant क्योंकि उसे कट करके मार्केट में एज ए स्क्रैप, जो गाय खाती है घास फूस की तरह, उसमें बेच दिया जाता है। समझ में आई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। समझ में आई बात? चलिए बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट की। देखिए प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कौन सी? पहला कि उससे कुछ ना कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन को मिलने चाहिए। इट शुड बी प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब मोर लाइकली देन नॉट, पढ़ चुके हो ना। सेकेंड, कॉस्ट शुड बी मेजर्ड रिलायबली, मतलब कि उसे आपने कितने का खरीदा है, उसकी एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, वो आप कंप्यूट कर सकते हैं। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करोगे। अब कॉस्ट ऑफ PPE आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ इनिशियल एक्विजिशन और सेल्फ कंस्ट्रक्शन या सब्सिक्वेंटली टू ऐड इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग PPE। ये क्या है? देखिए आप कोई भी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की कॉस्ट की बात करते हैं तो एक तो हो सकता है कि जब आपने उसे एक्वायर किया हो या खुद कंस्ट्रक्ट किया तो उस समय जो कॉस्ट आई हो, या सब्सिक्वेंटली बाद में आपने अगर उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कोई खर्चा किया, कुछ ऐसा खर्चा किया जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, तो वो भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बनता है। यस और नो? तो सब्सिक्वेंटली टू ऐड इंक्रीज टू द एग्जिस्टिंग PPE। ठीक है, जनरली फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, ये आप इस पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस केस में क्या कॉस्ट लेनी है। अगर PPE इज एक्वायर्ड बाय पेमेंट, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट, तो तीनों केस में उसकी कॉस्ट क्या होगी। अगर आपने परचेज किया है बाय पेमेंट इन कैश या क्रेडिट पे,
तो कॉस्ट ऑफ असेट क्या होगी, जो भी आपका परचेज प्राइस है उसमें जितना भी नॉन रिफंडेबल टैक्स है, मतलब सपोज आपने इंपोर्ट ड्यूटी दी या जीएसटी पे किया, वो नॉन रिफंडेबल है तो ऐड हो जाएगा। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट उसके अंदर आपकी ऐड हो जाएगी। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, मतलब देखिए कई बार कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जिसके लिए आपको साइट बनानी पड़ती है, कुछ लाइक वहाँ पे पानी के नल का चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स चाहिए कुछ स्पेसिफिक, या कुछ आपको प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है जिस पे वो मशीन रखी जाएगी, तो साइट प्रिपरेशन अगर कॉस्ट है तो वो भी उसमें ऐड होगी। इंस्टॉलेशन कॉस्ट है अगर तो वो ऐड होगी, ठीक है। कोई प्रोफेशनल फीस आपने पे करी तो वो ऐड होगी। बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16 जो अगर आती है तो वो आपकी ऐड होगी। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट प्रेजेंट वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े ध्यान से देखिए। अगर आपने कोई प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट परचेज किया, उसे इंस्टॉल करवाया और आपको पता है उसे 5 साल बाद आपको एज पर लॉ डिसमेंटल करना पड़ेगा, ठीक है, या किसी भी कारण से उसे डिसमेंटल करेगा ना पड़ेगा और उस डिसमेंटल की एक कॉस्ट आएगी, सपोज 5 लाख रुपए कॉस्ट आएगी, तो 5 साल बाद अगर 5 लाख रुपए उसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगी तो उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और वो भी कॉस्ट में ऐड करेंगे। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आई बात। दैट इज डीकमीशनिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट भी इसको हम बोलते हैं। ये जनरली आपको एग्जाम में निकालनी नहीं पड़ेगी, निकाल के ही देगा, नहीं तो वो क्या करेगा, हो सकता है आपको एक एन्यूटी वैल्यू दे दे, ठीक है। तो अगर उसने एन्यूटी वैल्यू आपको दे दी है या कुछ पीवी फैक्टर उसने आपको दे दिया है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो 5 लाख है और सपोज उसने वो दे दिया 0.6235, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 5 लाख को 0.6235 से इंटू करेंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फिर एड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन आफ्टर डिडक्टिंग द नेट प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ आइटम प्रोड्यूस, मतलब देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। जब तक असेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता, पीपीई रेडी टू यूज नहीं हो जाता, तब तक आपकी जितनी भी कॉस्ट आ रही हैं वो सब आप ऐड करते हैं। देखो इनकम टैक्स में चलता है पुट टू यूज, लेकिन यहाँ पुट टू यूज नहीं है, यहाँ रेडी टू यूज है, कि जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो जाता, जब तक जितनी भी कॉस्ट है आपकी इनकर होती है, आप उसे कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। अब सपोज आपने कोई एसेट परचेज करा, उसको आपको 1 महीने ट्रायल रन पे चलाना पड़ता है ये देखने के लिए कि वो एफिशिएंट है या नहीं। भाई सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मेट्रो बननी गई, तैयार हो गई, मेट्रो आई, पटरी पर चढ़ा दी, सब कुछ हो गया। अब एक बात बताओ, क्या उसको जिस दिन मेट्रो बन के पूरी तैयार हुई अगले दिन ही पब्लिक को बैठा दें, रिस्क ले लें? क्या होता है? नहीं होता ऐसा। 6 महीने तक उसको ट्रायल रन पे चलाया जाता है, 3 महीने तक ट्रायल रन पे चलाया जाता है, 0 एरर निकल के आती है, तब पब्लिक को उसमें बैठाया जाता है कि भैया हम पब्लिक इसे यूज़ कर सकती है। यस और नो? ट्रेन के डब्बे बनते हैं तो ये थोड़ी ना कि सीधे ट्रेन में ला के लगा दिए जाते हैं, पहले उन्हें टेस्टिंग पर दौड़ाया जाता है, पटरियों पर टेस्ट किया जाता है, 2, 2.5, 3 महीने, 4 महीने, जब टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है उसके बाद पब्लिक को उसमें बैठाया जाता है। यस और नो? तो अगर ट्रायल रन एक्सपेंसेस कोई भी हैं तो उसको भी आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आई बात? एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग द असेट टू द लोकेशन नेसेसरी टू ऑपरेट फॉर इट इंटेंडेड पर्पस, मतलब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो उसमें ऐड हो जाएगी। एड लेस सब्सिक्वेंट प्राइस एडजस्टमेंट, अगर फॉरेन एक्सचेंज, या आपने जो AS 11 के अंदर भी देखा था, 16 में भी, कि अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज का एडजस्टमेंट है, लाइक आपने डॉलर के अंदर लोन लिया और उसके डॉलर में लोन लिया $1,00,000 का, और आपने असेट परचेज किया और बाद में डॉलर के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, तो जो भी फ्लक्चुएशन है वो आप यहाँ पे एडलेस करेंगे। चेंज इन ड्यूटी सिमिलर आइटम, ट्रेड डिस्काउंट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ पीपीई आ जाएगी। ये इतना बड़ा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट रीड आउट करिए, कोई इसमें दिक्कत आती नहीं एग्जाम में। मेन चीज़ें क्या है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर ओवरहेड एक्सपेंस आर यूजुअली एक्सक्लूडेड, इनको नहीं लिया जाता है अनटिल लेस कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना हो। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस का मतलब होता है, मतलब सीधी सी बात है, जब हम बोलते हैं ना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, कि वो खर्चे जो हमें प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट की वजह से करने पड़े, मतलब अगर प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट नहीं परचेज किया होता तो ये हमें खर्चे नहीं करने पड़ते। मीन दोज एक्सपेंसेस वुड हैव नॉट बीन इनकर्ड इफ द पीपी इज नॉट एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। मशीनरी स्पेयर्स जो हैं, मशीनरी स्पेयर्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज पीपीई ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ पीपीई।
पीपीई की डेफिनेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, तभी आप उसे पीपीई में लेंगे। अदरवाइज मशीनरी स्पेयर जो है एज इन्वेंट्री लेंगे और उसे P&L में चार्ज करेंगे। समझ में आई बात। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड अगर है तो जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आई एट अदर कॉस्ट दैट कैन बी एलोकेबल या बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16, कोई प्रॉफिट उसके अंदर नहीं लिया जाएगा। इंटरनल प्रॉफिट्स और एनी अदर आइटम यूज्ड फ्रॉम स्टोर्स एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट। कोई भी इंटरनल प्रॉफिट्स नहीं ले सकते, या कोई भी एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल है तो वो आपको नहीं लेना। जैसे अब ये इंटरनल प्रॉफिट ऑफ एन आइटम फ्रॉम स्टोर क्या है, सपोज आपका वुड का ही बिजनेस है, आप 900 रुपये की खरीदते हैं, उसे 1500 की बेचते हैं। आपने खुद के लिए कोई पीपीई बनाया तो उस केस के अंदर आप 900 रुपये लेंगे। ये नहीं कि आप ऐसे लें कि भैया अगर मैं बेचता तो 1500 का बेचता, 600 कमाता, वो नहीं, आपको कॉस्ट ही लेनी है, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल इसमें नहीं लेना। कोई भी इंसिडेंटल इनकम होती है बिफोर और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपीई नॉट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपीई शुड बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब ये क्या है, सपोज कोई लैंड पे हम पीपीई डेवलप कर रहे थे और देखो बहुत बड़ी लैंड थी, उस पर हमने पीपीई डेवलप किया, लेकिन उसका कुछ पार्ट जब तक वो डेवलप होता हमने लेट आउट कर दिया और उसका हमें 9 लाख रुपए रेंट मिला 2 महीने का। तो वो जो रेंट मिला है 9 लाख रुपए का 2 महीने के लिए, वो हम P&L में लेके जाएंगे, ना कि उसे कॉस्ट में से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है इसमें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद पीपीई इज एक्वायर्ड बाय एक्सचेंज ऑफ असेट। तो इफ ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल, आपको ये देखना है कि ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। देखिए कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि वो वाला असेट डे टू डे बेसिस पे मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। देखिए हो सकता है आपने कोई ऐसा पीपीई, ऐसा फिक्स्ड असेट बनवाया हो जो आपने पूरा कस्टमाइज करवाया हो अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि जनरली मार्केट में नहीं मिलता, तो उसका कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। बट अगर कमर्शियल सब्सटेंस है, इसका मतलब कि वो डे टू डे बेसिस में मार्केट में डील होता है। तो आपने पीपीई एक्वायर किया बाय एक्सचेंज ऑफ असेट, मतलब कोई असेट दिया और उसके बदले में कोई आपने पीपीई लिया। तो उस केस के अंदर अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो आप रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन या फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, जो भी क्लियरली अवेलेबल है उस पर आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। बट अगर उसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस या उसकी कोई फेयर वैल्यू नहीं है तो उस केस के अंदर कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप, जो आपने असेट दिया है उसकी जो भी बुक वैल्यू आपकी बुक्स में चल रही है, लेस सेटल अप पेड और रिसीव्ड। मतलब सपोज आपने लैंड दी और साथ में 10 लाख रुपए दिए, या आपने लैंड दी और आपको 10 लाख रुपए मिले, तो मिले तो माइनस कर दो, दिए तो ऐड कर दो कॉस्ट निकालने के लिए। और ये जो सेटल अप पेड और रिसीव्ड होता है इसको हम जनरली बोलते हैं बूट। क्या? द वर्ड इज बूट। समझ में आई बात? श्योर। तो हमने देखा कि किस तरीके से आपको कॉस्ट निकालनी है अगर आपने परचेज करा, अगर आपने सेल्फ कंस्ट्रक्ट करा या एक्सचेंज ऑफ असेट की। समझ में आई बात? चलिए आगे बात करते हैं स्पेशल पॉइंट्स कुछ। पीपीई एक्वायर्ड एट कंसोलिडेटेड प्राइस फॉर सेवरल आइटम्स। ये क्या है? सपोज आपने 10 लाख रुपए दिए और आपने 4 मशीनें खरीदी, उसमें M1, M2, M3, M4। टोटल आपने 10 लाख रुपए दिए और 4 मशीनें आपने खरीदी। तो किस मशीन का कितना प्राइस पे किया? तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जो चारों की फेयर वैल्यू आप ले लेंगे, M1, M2, M3, M4 की। सपोज M1 की फेयर वैल्यू है 3 लाख, M2 की है 4 लाख, M3 की है 5 लाख और M4 की है 1 लाख। तो आप फेयर वैल्यू की रेशो के अंदर क्या रेशो आती है? 7, 5, 12, 13। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/13, ये आपकी M1 की हो जाएगी। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/13 M2 की, इस तरीके से निकाल लेंगे। So the consideration is apportioned of each item in the proportion of their fair value of each item determined by the competent values. बट ये अपनी इच्छा से नहीं लेनी होती है, प्रॉपर इसका वैल्यूएशन निकलवाया जाता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिटवीन आफ्टर रेडी टू यूज एंड एक्चुअल यूज। एक्चुअल यूज मतलब पुट टू यूज, मतलब आपका असेट रेडी टू यूज हो गया लेकिन पुट टू यूज आपने बाद में किया। सपोज रेडी टू यूज हो गया 30 अप्रैल को, आपने पुट टू यूज किया 30 मई को। तो इसके बीच में अगर कोई खर्चा होता है तो वो P&L से चार्ज होगा, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि AS में हम रेडी टू यूज देखते हैं ना कि एक्चुअल यूज। ठीक है, चार्ज टू P&L। इसके बाद पीपी कंप्राइजेस 2 or more significant components having different useful life
ऐसा हो सकता है कि प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जो आपने परचेज करो उसमें डिफरेंट यूजफुल लाइफ हो और 2 से या उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हो। लाइक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जो एरोप्लेन होता है एक तो एयरक्राफ्ट और एक उसका जो इंजन होता है, तो दोनों की जो लाइफ होती है वो सेम नहीं होती, दोनों की लाइफ डिफरेंट होती है और दोनों ही सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। इंजन के बिना आप उसे उड़ा नहीं सकते और सिर्फ इंजन है, बॉडी नहीं है तो पैसेंजर बैठा नहीं सकते। तो दोनों ही सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है बट दोनों की लाइफ अलग होती है। तो उसमें आप क्या करते हैं, पूरे एरोप्लेन में डिवाइड करते हैं कि जो सिर्फ क्राफ्ट है एयरक्राफ्ट उसकी वैल्यू कितनी है, इंजन्स की वैल्यू कितनी है, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंट यूजफुल लाइफ पर आप जो है उसे डिप्रिशिएट करते हैं। सेम वे बिल्डिंग के अंदर भी होता है। जैसे बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग की लाइफ अलग है, उसकी जो आपका लिफ्ट लगी होती है आजकल बिल्डिंग्स के अंदर उसकी लाइफ अलग होती है एंड दैट इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का कुछ इंपॉर्टेंट या कंसिडरेबल पार्ट हो तो उसकी लाइफ अलग होती है। तो बेसिकली ये जो AS10 है ना, इसके अंदर सबसे बड़ी और यूनिक चीज़ जो IPPE में ओल्ड और न्यू में डिफरेंस यही है, थर्ड पॉइंट, कि अगर आपके पास कोई ऐसा असेट है जिसके अंदर एक से ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हैं और सबकी यूजफुल लाइफ अलग है, तो फिर उस केस के अंदर आप जो असेट है उसके अंदर जितने भी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हैं उसको अलग अलग उसकी कॉस्ट लेंगे और सबकी जो अलग अलग यूजफुल लाइफ है उस हिसाब से आप उसे डेप्रिशिएट करेंगे। समझ में आया? जिसका बेस्ट एग्जांपल आप बिल्डिंग समझ लीजिए कि बिल्डिंग है, उसमें बिल्डिंग जो सुपर स्ट्रक्चर है वो और जो उसमें लिफ्ट लगी हुई है वो दोनों की यूजफुल लाइफ अलग अलग है। तो आप लिफ्ट की कितनी वैल्यू है वो अलग करिए, सुपर स्ट्रक्चर की वैल्यू अलग करिए और ओवर द यूजफुल लाइफ आप उसे डेप्रिशिएट करेंगे। When a significant component is replaced or restored, the old component is deorganized. That is, old component book value is write off to P&L after adjusting any scrap value and cost of new component is capitalized. मतलब क्या है? Suppose मैं अब कहता हूँ बिल्डिंग है, उसमें लिफ्ट लगी हुई है। अब ओल्ड कंपोनेंट को आपने डीऑर्गेनाइज किया, मतलब सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट के अंदर वो जो कैबिन है, ठीक है, वो कैबिन आपको रिप्लेस करना पड़ा। भाई ये थोड़ा है कि सिर्फ कैबिन मंत्र मारने से ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं लिफ्ट में। मैंने कहा सिर्फ कैबिन आपको रिप्लेस करना पड़ा या जो उसकी मोटर है वो आपको रिप्लेस करनी पड़ी जिससे लिफ्ट चलती है। तो जो भी पार्ट आपको रिप्लेस करना पड़ा तो आपने उसे स्क्रैप में बेचा होगा, यस और नो? तो जो भी बुक वैल्यू थी आपने उसे स्क्रैप में बेचा। सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख रुपए और वो स्क्रैप में बिका आपका 10,000 का। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ओल्ड कंपोनेंट बुक वैल्यू इज राइट ऑफ टू P&L आफ्टर एडजस्टिंग एनी स्क्रैप। तो मतलब जो 90,000 रुपये या P&L में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, और जो न्यू कंपोनेंट आप लेके आएंगे फिर उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। समझ में आई बात? If subsequent expenditure increases the future economic benefit, then capitalize it, otherwise charge to P&L। ये क्या है? देखो ये चीज़ आप बचपन से पढ़ते हुए हैं। अगर आपने PP फिक्स्ड असेट में कोई ऐसा खर्चा किया जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, सपोज आपने वायरिंग चेंज करवाई जिससे आपका बिजली का बिल कम आएगा, या आपने कोई ऐसा इक्विपमेंट लगवाया जिससे आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ गई, तो उस केस के अंदर तो आप उसे कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन आप गाड़ी की सर्विस करवा रहे हैं, ठीक है, या आपने वायरिंग चेंज करवाई क्योंकि बहुत पुरानी हो गई थी और वायरिंग चेंज करवाने से बस रिस्क ऑफ फायर जो है वो एलिमिनेट हुआ, कोई एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हुई, तो फिर आप उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उस केस में आप उसे P&L के अंदर चार्ज करेंगे। ये पांचों पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, इसको फटाफट अच्छे से एकदम तैयार करिए। चलिए, सब्सिक्वेंट मेजर ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। तो देखिए एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर 1 नंबर का, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 2 तरीके हो सकते हैं कि आप या तो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को कॉस्ट पे रखिए या फेयर वैल्यू पे भी दिखाना चाहते हैं तो AS उसकी परमिशन देता है। इट्स अ रीवैल्यूएशन मॉडल कि जिसमें आप हर साल अपने फिक्स्ड एसेट को रीवैल्यू करते हैं, और ये एकदम सेम है जो आप फाउंडेशन लेवल पे पढ़ते थे, वही एंट्रीज हैं। आपकी रिकैप्चुलेशन के लिए मैं रीवैल्यूएशन वाली एंट्रीज की जो वीडियो है वो नेक्स्ट लगा दूंगा, अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो वो उसको देख ले, फिर उसको याद आ जाएगा। बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ फिक्स्ड एसेट सीखते थे आप, यहाँ आपको PPE लिखना है, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट,
और वहाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखते थे, यहाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखेंगे और कुछ नहीं। तो फर्स्ट टाइम है तो पीपीई टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड है तो पीएनएल से चार्ज होता है। सब्सिक्वेंट है, फर्स्ट टाइम अपवर्ड है, मतलब सब्सिक्वेंट होता है तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट टाइम अपवर्ड था या डाउनवर्ड था। फर्स्ट टाइम अपवर्ड है और सब्सिक्वेंट भी अपवर्ड है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाओगे। लेकिन फर्स्ट टाइम अपवर्ड था और नेक्स्ट टाइम डाउनवर्ड है तो पहले जितना रिवैल्यूएशन में गया हुआ है वहाँ से चार्ज करेंगे, बैलेंस पीएनएल से टू पीपीई। देखिए अगर याद नहीं आ रहा तो इसके नीचे ही वीडियो लगा दिया उसकी, पहले आप उसे वो देख लीजिए। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन फर्स्ट डाउनवर्ड है हुआ था और नेक्स्ट अपवर्ड हुआ, तो उस केस के अंदर पीपीई टू पीएनएल, मतलब पहले जितना आपने पीएनएल से चार्ज किया था उतना पीएनएल में क्रेडिट करेंगे और बाकी रिवैल्यूएशन में ले जाएंगे। पहला डाउनवर्ड था और नेक्स्ट भी डाउनवर्ड है तो फिर पीएनएल से ही चार्ज करेंगे। ठीक है, चलिए रिटायरमेंट ऑफ पीपीई एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल। सपोज कोई प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, कोई मशीनरी आपने अपनी यूसेज से हटा दी और अब उसे आप यूज़ नहीं करेंगे, अब आप उसे बेचेंगे। अभी अपनी बेची नहीं है, हटा दी अपने यूज से, बट बेच देंगे इन फ्यूचर। तो ऐसे असेट्स को आप बैलेंस शीट में शो करते हैं एट लोअर ऑफ डब्ल्यूडीवी और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिर जब डिस्पोजल होता है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का तो आपको ये देखना है कि जो आप असेट बेच रहे हैं, फिक्स्ड असेट, क्या उसको हमने पहले रिवैल्यू किया था या नहीं किया था। अगर आपने उसे पहले रिवैल्यू नहीं किया हुआ तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो पीएनएल से चार्ज होगा। लेकिन आपने उसे पहले रिवैल्यू किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पीएनएल में जाएगा और जितना भी उसके रिस्पेक्ट में रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है वो सीधा जनरल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, याद रखना अगर वो पहले रिवैल्यू हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस तो पीएनएल में जाएगा, उस केस में फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में जितना बैलेंस है वो भी आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आई बात। देखिए ऐसे सिंपल सा लॉजिक है। सपोज 10 लाख का सेट था, वो 12 लाख का हो गया था, तो आपने क्या किया, फिक्स्ड असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कर दिया था। ठीक है, 2 लाख क्यों किया था? देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 2 लाख रुपए जो है ये दिखाते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, 10 लाख की फेयर वैल्यू 12 लाख हो गई तो हमने उसे 2 लाख वैल्यू बढ़ा दी, लेकिन ये अभी रियलाइज्ड नहीं हुआ है। रीवैल्यूएशन रिजर्व में जो बैलेंस होता है वो ये दिखाता है कि ये वो प्रॉफिट है जो कैश में रियलाइज नहीं हुए। ठीक है, फेयर वैल्यू 10 की 12 हो गई लेकिन कैश तो हाथ में नहीं आया ना। लेकिन जब ये एक्चुअली बिक गया, सपोज कल दिन ये आपका 13 लाख का बिक गया, 12 लाख का बुक्स में दिखा रखा था, 1 लाख का तो आप पीएनएल में ले गए। अब ये जो 2 लाख रुपए आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर किए थे उसके पहले, वो भी अब एक्चुअली रियलाइज तो हो ही गए क्योंकि 13 लाख रुपए का सेट आपका बिक गया, कैश आप पे आ गया। इसलिए रीवैल्यूएशन रिजर्व के बैलेंस को हम जनरल रिजर्व में लेके जाते हैं। समझ में आई बात? श्योर। तो ये था कि व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट अगर हम उसे बेचते हैं। ठीक है।